पंचायती राज व्यवस्था का पहला जो पार्ट आपको हमारे चैनल पे इससे पहले अपलोड हो चुका है। मैं आशा करता हूं कि वो आपने देख लिया होगा। उसके बाद पार्ट 2 जो अपना बचा हुआ है वो आज हम लोग करेंगे इस क्लास में, और पूरी तरह से पार्ट 2 समाप्त करेंगे। पार्ट 2 में जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के कंटेंट जो भी परीक्षा उपयोगी हैं उन सब पे आज हम विचार और विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आज फिर आप सबका एक बार न्यू निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। स्टार्ट करते हैं पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा पार्ट जिसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ ऐसे टॉपिक, इसके अंदर कुछ ऐसे वर्जन हैं जिससे डायरेक्ट प्रश्न आए हुए हैं। आप जाकर पहले मेरी बातों को कम मानिए, पहले आप उसको देखिए कि वो बातें सही हैं कि गलत। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो आरओ और बीपीएससी के जो क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसको आप एक बार एनालिसिस करिए, एक बार उसका अध्ययन करिए और उसमें देखिए पंचायती राज व्यवस्था के प्रश्न जो आए हैं वो किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। यदि आपको हमारे वीडियो में वो कंटेंट मिले तो निरंतर इसे आप आगे देखते रहिए और जितना इसे आप बढ़ा सकते हैं, जितना हमारा सपोर्ट कर सकते हैं वो करें। अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो में वो कंटेंट नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, अपनी तैयारी के लिए अच्छे चैनल पर जाएं और अच्छे चैनल पर देखें। दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है आपको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2 है। समितियां हमने पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था और इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये दो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। पहला, समितियों के बारे में जितनी भी समितियां थी उन सबको रिकवर करेंगे, उन सबको आज हम कवर करने वाले हैं। इसके अलावा जितना भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उसको भी आज देखेंगे। समितियां में सबसे पहला नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में बनी थी। ठीक है, हालांकि बहुत सारे किताबों में 56 भी दिया है, तो नवंबर के आसपास इसका गठन है, जिसके वजह से बहुत सारी किताबों में 56 भी दिया हुआ है। बहुत सारी का मतलब परीक्षा वाणी में दिया है, एक आध जगह और दिया है, ज़्यादातर सभी जगह और आपके जो गूगल चर्चा है वहाँ भी आप देखेंगे तो 1957 है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। कौन से? त्रिस्तरीय। ठीक है, आपको कौन सी सिफारिश की गई थी वो याद रखना है, इसमें याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी और ग्राम स्तर पर ग्राम बनाने की बात कही थी, पंचायत स्तर पर पंचायत समिति बनाने की बात कही थी और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही थी। इनके इस त्रिस्तरीय मॉडल को, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसका नाम एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके द्वारा स्वीकार किया गया था। थोड़ा सा जान लीजिए, पहले के समय में 2 अक्टूबर, आपको इससे पहले वाले वीडियो मैंने बताया है, 2 अक्टूबर 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसमें होता क्या था, जितने भी राज्य थे उनके मुख्यमंत्री और केंद्र के कुछ मंत्रियों का एक ग्रुप है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद कहा जाता था। इसका उद्देश्य आज़ादी के बाद जितने भी देश में जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते थे उनको किसी भी तरह से मुख्य धारा में भारत के विकास में, आर्थिक और सामाजिक दोनों तरह के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी भूमिका सुनिश्चित करने का उद्देश्य था राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राष्ट्रीय विकास परिषद 12 जनवरी 1958 को स्वीकार करती है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य था गठन होने का सामाजिक और आर्थिक विकास में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना। कभी कभी उद्देश्य भी पूछता है, कभी कभी किस प्रकार की स्तरीय व्यवस्था इन्होंने दी थी, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय, वो भी पूछता है, तो इसलिए आपको यह ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। इनकी भूमिका बहुत अधिक है, क्यों है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। बलवंत राय मेहता के समिति के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया था, इसके बाद आप पढ़ेंगे, अभी आगे भी पढ़ेंगे, अशोक मेहता पढ़ेंगे, 2 स्तरीय व्यवस्था थी। जीवीके राव समिति पढ़ेंगे, वो 4 स्तरीय व्यवस्था थी। पूरे देश में आप देखेंगे तो आज के समय में जो पंचायती राज व्यवस्था वो लागू है, लगभग भारत के अधिकतम क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। इसलिए इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है और इनको इस सम्मान के साथ बोला जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सर्वप्रथम इसे जो इन्होंने दिया था 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकार किया था इनके त्रिस्तरीय मॉडल को। इसको सबसे पहले आंध्र प्रदेश में प्रयोग के रूप में कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के कुछ गाँव में इसको शामिल किया गया था कुछ हिस्सों में। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे,
उन्होंने नागौर जिले में नागौर जिला है, गांव में बगदरी गांव और प्रदेश में राजस्थान, यानी राजस्थान का जिला है कौन सा, नागौर जिला, और नागौर जिला के अंदर है बगदरी गांव। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। पीएम ने इसी जगह पे, जो समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसी जगह पे कहा था कि पंचायती राज लोकतंत्र व्यवस्था की प्रथम पाठशाला है। ये कोटेशन भी कभी कभी पूछता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, पंचायती राज जो है लोकतंत्र व्यवस्था की प्रथम पाठशाला है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति को अगर राजनीतिक के क्षेत्र में आना है, लोकतंत्र व्यवस्था में अपने आप को उम्मीदवार बनाना है, तो वह पंचायती व्यवस्था से, यानी प्रधान के चुनाव से, वार्ड सदस्य के चुनाव से, बीडीसी के चुनाव से, जिला परिषद के चुनाव से, इन सब जगहों से अपनी शुरुआत करनी चाहिए। कोई भी कर सकता है, ये प्रथम पाठशाला इसलिए कहा जा रहा है इसे। राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसने अपने संपूर्ण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू किया। उसके बाद आंध्र प्रदेश लागू करेगा, सबसे पहले राजस्थान लागू किया था। और कहाँ पे लागू किया था वो तो आपसे देखिए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है आरओ बीपीएससी और वनडे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। तो बगदरी गाँव याद रखना है, जिला आपको नागौर याद रखना है, राजस्थान प्रदेश का नाम है, ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 2 लोगों का नाम याद रखना है, आगे की स्लाइड में मिलेगा आपको। एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, और दूसरा आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक लॉर्ड मेयो को कहा जाता है, जो 1870 में सबसे पहले इसके लिए प्रस्ताव लाना शुरुआत किया था। तो पुरानी वाली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट 1 में हमने लॉर्ड मेयो तो पढ़ाया है, उसे आप देख लीजिएगा। लॉर्ड रिपन के बारे में भी बताया है, सभी चीज़ों के बारे में उसे आप देखिएगा, ठीक है, पहले वीडियो में। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो इसके अलावा आंध्र प्रदेश में लागू किया गया, फिर 1960 में असम में, फिर तमिलनाडु और कर्नाटक, महाराष्ट्र में, इन तीनों जगह पे 1962 में, गुजरात में 1963, वेस्ट बंगाल 1964। वेस्ट बंगाल में हालांकि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था वर्तमान में है, शुरुआत में समय में यही थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित हुई है और रिपोर्ट इन्होंने अक्टूबर 1978 में दिया है, इसलिए 77-78 लिखा हुआ है। ये जो अशोक मेहता समिति थी, ये कुल 13 सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। सितंबर माह में गठन हुआ है और 1977 सितंबर माह में गठन हुआ है, 1978 अक्टूबर में रिपोर्ट प्रस्तुत की है, इसलिए दोनों लिखा हुआ है। अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया गया था। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। इन्होंने कुछ संख्या दिया था कि 15 से 20 हज़ार की आबादी में मंडल बनेगा, मंडल में 14 से 15 गांव रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने बांट के 2 स्तरीय व्यवस्था दी थी। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानते हुए स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके द्वारा दी गई, अशोक मेहता के द्वारा, इसमें ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है जीवीके राव समिति। जीवीके राव समिति के द्वारा 1985 में इसका गठन हुआ है। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए, इसके सिफारिश के लिए इसका गठन किया गया था। जीवीके राव, उद्देश्य पूछा है कूट वाले प्रश्न में, आरओ में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ग्रामीण विकास, गाँव में विकास कैसे होगा और गरीबी कैसे हटेगी, गरीबी उन्मूलन के लिए किस प्रकार का प्रशासन वाला, एडमिनिस्ट्रेशन का कैसा पार्ट होना चाहिए, कैसा हमारे ऊपर व्यवस्था होनी चाहिए, उसकी सिफारिश के लिए इसका गठन किया गया जीवीके राव समिति का। जीवीके राव समिति ने 4 स्तरीय, यहाँ पर 4 स्तरीय होगा, 4 स्तरीय व्यवस्था का सिफारिश किया था, जिसमें राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और गांव स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर ग्राम सभा, ठीक है, बनाने की बात कही थी। 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश जीवीके राव समिति ने दिया था, ठीक है। तो पहले तो आप स्तरीय याद कर लीजिए, यही मैं बता दे रहा हूँ आपको, स्तरीय याद कर लीजिए। बलवंत राय मेहता 3 वर्ड है, 3 स्तरीय। अशोक मेहता 2 वर्ड है, 2 स्तरीय। जीवीके राव 4 वर्ड है, 4 स्तरीय। 4 स्तरीय व्यवस्था दिया गया था। सबसे पहली समिति यही है जिसने SC, ST और महिलाओं के लिए
आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में होनी चाहिए, इसकी भी सिफारिश किया था। दूसरा बात, वित्त आयोग के गठन के बाद सबसे पहले जीवीके राव समिति ने किया, और पंचायतों का कार्यकाल जो 5 वर्ष हो, 4 वर्ष हो, 3 वर्ष हो, इस प्रकार का कोई कार्यकाल होना चाहिए, टाइम लिमिट होना चाहिए, इसकी भी बात जीवीके राव समिति ने कहा था। तो जीवीके राव समिति का पूरा आकलन करेंगे, पूरा आरेख बनाएंगे अपने दिमाग में, अपने नोट्स में, तो यही लिखेंगे। 3 पॉइंट इन्होंने कहे थे। पहला, SC ST महिलाओं के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था, जीवीके राव, अगर प्रश्न बनता है तो। दूसरा, वित्त आयोग का गठन, जीवीके राव सबसे पहले, और पंचायतों में कार्यकाल निर्धारण होना चाहिए, जीवीके राव ने। और 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल अभी इसको लेकर चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर LM सिंघवी समिति। अब यहाँ से स्तरीय नहीं है, कुछ रूप से पंचायतों में किस प्रकार का सुधार होना चाहिए, कौन कौन से और अनेकों चीज़ उनको मिलने चाहिए, जिससे वो ग्रामीण स्तर पर लोकतंत्र में जिसे भी जनता चुने उसके लिए अधिक से अधिक अवसर और अधिकार हों। इसके लिए बहुत सारी समितियां बाद में बनाई गई है। अब स्तरीय तो जीवीके राव तक ही था। डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 में गठित हुई है। इसने क्या कहा है? सबसे पहला पॉइंट, स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने की बात LM सिंघवी समिति ने की। गैर दलीय आधार पर पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से हो, मतलब कि दल की कोई आवश्यकता नहीं है, निर्दलीय भी लोग खड़ा हो सकता है। आप देखेंगे आज के प्रधान के चुनाव में कोई कि स्पेशली पार्टी से नहीं खड़ा होता है, ठीक है, वो ठीक है, समर्थित होते हैं, अंदर से उनकी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन कोई ऐसा उनको एक पार्टी का सिंबल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए गैर दलीय आधार पर पंचायतों के चुनाव नियमित रूप से हों, ये LM सिंघवी समिति ने कही थी। न्याय पंचायत ग्रामीण स्तर पे बनना चाहिए और ग्राम न्यायालय ग्रामीण स्तर पे बनना चाहिए, इसकी भी सिफारिश LM सिंघवी समिति ने की है। पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय संसाधन, ये प्रश्न आ चुका है, वित्तीय संसाधन उपलब्ध करने की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने की है। यानी वित्तीय संसाधन जो पंचायतों में होना चाहिए वो LM सिंघवी समिति ने कहा था, ठीक है। तो वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सिफारिश डॉक्टर LM सिंघवी समिति ने कही थी। इस वाले पॉइंट में सबसे, इस वाले LM सिंघवी समिति में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है आपका वित्तीय संसाधन वाला पार्ट, इसको आप याद रखिएगा। वित्तीय संसाधन के बाद एक आपका बनता है पीके थुग्गन समिति। पीके थुग्गन समिति जो है 1988 में, ठीक है। सबसे पहले तत्कालिक रूप से संवैधानिक दर्जा, देखिए बीजारोपण इसी प्रकार से होता है। पहले समितियां अलग अलग प्रकार से अपनी अपनी स्तरों पर किस प्रकार का पंचायत का व्यवस्था होना चाहिए वो बताया। उसके बाद धीरे धीरे संवैधानिक रूप से संविधान के अंदर इसका प्रावधान हो जाए, वो समितियां सिफारिश करने लगी। इसी प्रकार से बीजारोपण होगा, तब जाके आगामी जो सरकारें आएंगी वो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास करेंगे, इन्हीं समितियों के सिफारिश को अध्ययन में करके। संवैधानिक दर्जा देने का सिफारिश किया किसने? पीकन थुग्गन समिति ने, जो 1988 में बना है। पंचायतों का संबंध सीधे संघ से होना चाहिए, ये कहा इन्होंने, राज्य से नहीं, ठीक है। हालांकि राज्य से ही है। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों का चुनाव कराने के लिए और नगर पालिका के चुनाव कराने के लिए बाध्य होता है, इसे आप याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया है, राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता है चुनाव। इसके अलावा जितने भी चुनाव होते हैं, विधायक, सांसद, जितने भी चुनाव होते हैं, वो सारे चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका नहीं होती है। तो पंचायतों का संबंध सीधे संघ से होना चाहिए, राज्य से नहीं। इन्होंने कहा राज्य में एक वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और नियोजन समन्वय समिति, ये भी प्रश्न आ चुका है, नियोजन समन्वय समिति का गठन होना चाहिए। पीके थुग्गन समिति के द्वारा यह कहा गया था, नियोजन एवं समन्वय समिति ग्रामीण स्तर पर बनना चाहिए। 1989 में तत्कालीन PM जो उस समय के थे राजीव गांधी, सिंघवी और थुग्गन समिति की सिफारिशों को आधार बना के प्रयास किया उन्होंने 64वां संविधान संशोधन लाने का। 64वां संविधान संशोधन लोकसभा से पास हो गया, परंतु राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। तो एक प्रयास राजीव गांधी अपने से पंचायती व्यवस्था में अपनी रुचि को, जितनी उनकी रुचि थी उसके आधार पर उन्होंने एक प्रयास 1989 में किया। उसका सरकार गिर गई, खंडित सरकार बनी, फिर प्रयास होता रहा। चंद्रशेखर उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उसके बाद नहीं उनसे हो पाया, उनका शासन बहुत छोटा था। उसके बाद आगे देखेंगे, अभी BN गाडगिल समिति देख लेते हैं। 1989, एक साल बाद की बात है, गांधी सरकार के द्वारा यही पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए एक BN गाडगिल समिति बनाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आ चुका है
जिसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी? पी के थुग्गन ने तैयार की थी, ठीक है, रूपरेखा। और आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा देने वाली पहली समिति अगर कोई थी तो वो बी.एन. गाडगिल समिति थी। आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा दिखाने वाली, देने वाली, सिफारिश करने वाली अगर कोई समिति थी तो बी.एन. गाडगिल समिति थी, ठीक है। बी.एन. गाडगिल समिति का संबंध गांधी सरकार से है, यानी राजीव गांधी सरकार से, इसे याद रखिएगा। उसके बाद दिसंबर 1991 में 72वां संविधान संशोधन आया। अब ये किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पी.वी. नरसिम्हा राव, जो आपके उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भरसक प्रयास किया और इनकी उपयोगिता यहाँ पे दिखती है कि दिसंबर 1991 में 72वां संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया गया और 73वां 74वां संविधान संशोधन 72वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। प्रवर समिति का इन्होंने गठन किया है, प्रवर समिति, ठीक। प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाथूराम मिर्धा। ये भी प्रश्न आया है, हर जगह पे प्रश्नों की श्रृंखला है, इसमें जितने भी कंटेंट है आप एक बार प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं बार बार कह रहा हूँ, आप एक बार देखिएगा। उसके बाद अब बताइएगा कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसमें उन बातों में मैच नहीं हो रहा है तो आप बताइएगा, कमेंट में बता सकते हैं। प्रवर समिति के अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा। अब प्रवर समिति क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। प्रवर समिति का उद्देश्य होता है विधेयक का गहन अध्ययन करना, ठीक है। जो विधेयक आ रहा है उसका गहन अध्ययन करना। प्रवर समिति एक संसदीय व्यवस्था की समिति है जो एक रूप से अस्थायी समिति में आती है, ठीक है। आप पढ़ेंगे, संसद अभी हम पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। अस्थायी समिति, संसद में दो प्रकार की समितियां होती है, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। अस्थायी समिति में सबसे प्रमुख होता है प्रवर समिति, और प्रवर समिति जब लिखा है तो समझ जाइए एक सदन का उसमें सदस्य है, कोई भी सदन हो सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, एक सदन के सदस्यों को उस समिति में रखा गया, उसे प्रवर समिति कहते हैं। और जब इसी में दोनों सदन के सदस्य होते हैं, या राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन के सदस्य होते हैं, लोकसभा के ज़्यादा होते हैं, राज्यसभा के लगभग 50% के आसपास, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। तो अभी प्रवर समिति की यहाँ बात हो रही है। प्रवर समिति का काम क्या है? विधेयक जो आने वाला है, जो संशोधन के लिए विधेयक लाया जा रहा है उसका अध्ययन करना और अध्ययन करके अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये प्रवर समिति का काम है। जब वो संशोधन हो जाता है या नहीं होता है, संशोधन से संबंधित सारे काम समाप्त हो जाते हैं, पास हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, संशोधन से संबंधित सारे प्रावधान समाप्त हो जाते हैं, सारी क्रियाएँ समाप्त हो जाती है, क्रियान्वयन हो चाहे ना हो, तब उस प्रवर समिति को भंग कर दिया जाता है। यानी प्रवर समिति एक प्रकार से अस्थायी समिति इसीलिए है क्योंकि उसका काम विधेयक का अध्ययन करना है, वो अध्ययन कर लिया, उसके बाद उस प्रवर समिति का भंग कर दिया जाता है। तो प्रवर समिति के अध्यक्ष कौन थे? नाथूराम मिर्धा। इनकी सिफारिश पर 73वां पंचायती राज व्यवस्था के लिए, 74वां नगर पालिका के लिए संशोधन लाया गया। 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से पास हुआ है, 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पास हुआ है। उसके अलावा 17 राज्यों से पास कराना, इसको 17 राज्यों से ये पास हुआ 20 अप्रैल 1993 को, और राष्ट्रपति का भी हस्ताक्षर हुआ शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा। 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ, इसीलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष हम मनाते हैं। अब आपको हमने एक चीज़ यहाँ पर क्या हमें बताना था, हाँ ये देखिए 17 राज्यों से पास हुआ, इसका ये सीधा सीधा मतलब है जो स्टूडेंट इससे पहले पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें जानता होगा, कुछ उसे पॉलिटी के बारे में सेगमेंट पता होगा, उसे पता होगा कि संशोधन की प्रक्रिया में एक संशोधन होता है विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का आधे से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन, ये भैया इसी वाले में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि राज्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राज्य में ये लागू होगा, ग्रामीण स्तर पे लागू होगा, राज्य निर्वाचन आयोग इसका इलेक्शन कराएगी, तो राज्यों के भी विचार, राज्यों के भी मत जानना जरूरी है। इसलिए ये जो पंचायती राज व्यवस्था है ये किसके अंतर्गत आता है? विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों से अनुसमर्थन लेना आवश्यक है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर ही आपने जाना कि संविधान संशोधन की कौन सी प्रक्रिया के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में आया था यह संशोधन। 17 राज्य, तो लगभग 28 राज्य से ज़्यादा, जहाँ विधानसभा है उनकी बात हो रही है, 28 राज्य मतलब 15 से ज़्यादा राज्य, 15 या 15 से ज़्यादा राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए था, 17 राज्यों का अनुसमर्थन मिल गया, इसलिए ये बहुमत से पास हो गया है। आई होप आपको समझ में आया हो। जिन्हें भी ये व्यवस्था नहीं समझ में आई है वो चैप्टर में पढ़ेंगे संशोधन की प्रक्रिया, और भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 368
368 में आप पढ़ेंगे एक साधारण बहुमत के द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत के द्वारा होता है और एक विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के अनुसमर्थन से होता है। जल्दी ही वो भी क्लासेस आपको हम देंगे, प्रयास में हैं, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो ये आपका पास हो गया संवैधानिक रूप से। अब संविधान के अंदर प्रावधान हो गया। अब कहाँ पे प्रावधान हुआ है 243 से 243 ओ तक, ये सब हमने आपको पहले पार्ट में पढ़ाया है। 11वां अनुसूची बनी, 12वीं अनुसूची नगर पालिका के लिए बनी, भाग 9 में इसको कहाँ से रखा गया है, ये सारा चीज़ हमने आपको इससे पहले जो वीडियो दिया है उसमें हमने बताया है। उसे फिर यहाँ चर्चा करने का कोई आवश्यकता हमें नहीं लग रहा है। इसलिए आप यहाँ तक अगर आप आ गए हैं और अगर आपको यहाँ के बाद समझना है कि ये जो संशोधन हुआ है भारतीय संविधान में, उसको कहाँ रखा गया है, किसमें कौन सी व्यवस्थाएं रखी गई हैं, कहाँ आरक्षण की व्यवस्था है, कितना कार्यकाल की व्यवस्था है, राज्य निर्वाचन आयोग क्या कराएगा, वो सब अनुच्छेदों के तहत, क्योंकि संविधान का भाग हो गया है तो संविधान में अनुच्छेदों में इसको रखा गया है। तो उसके लिए आपको पहला वीडियो देखना पड़ेगा, पार्ट 1 इसका देखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। ये तो समितियों की बात होगी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी 2 व्यवस्थाओं से जन्मी, ठीक है। चोल वंश को श्रेय जाता है, चोल वंश से ही हमारे यहाँ इस प्रकार की स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था जो पंचायती राज में आपको दिखती है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाएं हमें चोल वंश से ही दिखता है प्राचीन इतिहास में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो वैदिक काल पहला आता है। सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहते थे उस समय, और सबसे बड़ा पद जो गांव में होता था जिसे जनता आपस में चुनती थी उसे ग्रामणी कहते थे, ठीक है। इसका विवरण अगर आप देखना चाहते हैं कि वैदिक काल में किस प्रकार की व्यवस्था थी तो अर्थवेद में इसका विवरण मिलता है। बौद्ध काल में जब आते हैं तो बौद्ध काल में सबसे छोटी इकाई, जैसे आज गाँव होता है, ग्राम होता है, वो ग्राम ही था, और उसका जो सबसे बड़ा पद जिसे जनता चुनती थी उसे ग्राम योजक कहा जाता था। उसके बाद आप देखेंगे तो मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल में भी सबसे छोटी जो इकाई होती थी उसे ग्राम कहते थे, और ग्रामिक सबसे बड़ा पद होता था जिस पर कि जनताओं के द्वारा, जनता लोगों के द्वारा चुने जाते थे व्यक्ति। कौटिल्य के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र, जिसका विषय वस्तु मौर्यकालीन शासक और राजनीतिक है। उसमें इसका विवरण मिलता है कि मौर्य काल में ग्रामिक होता था और ग्राम सबसे छोटी इकाई होती थी, ठीक है। मुगल काल में जब आएंगे ये प्रश्न आ चुका है ROAR में, ठीक है। याद रखिएगा कि मुगल काल में ग्राम के सबसे बड़े पद को क्या कहते थे, मुकद्दम कहते थे, इसे आप याद रखिएगा। आधुनिक काल में सरपंच और आज तो प्रधान, मुखिया, हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पिछले क्लास में एक टॉपिक छूट गया था जिसे हमने यहाँ लिख दिया है। औपनिवेशिक काल में 1870 जब हम आते हैं, औपनिवेश का मतलब है कि जब भारत पर हम औपनिवेश से ब्रिटेन का, जब ब्रिटेन का हमारे ऊपर मतलब हम उनके, कहा जाता है कि उनके शासन व्यवस्था में थे, तो हम उनकी एक कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब हम अगर अपने देश में कुछ भी करेंगे तो हम संप्रभु नहीं थे, हम उनसे पूछ के या उनके तहत जो नियम बने हुए उन्हीं के तहत हम काम करेंगे। जैसे आज कॉलोनियाँ होती हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, आज कॉलोनियाँ होती है तो वो कॉलोनी भारत के अंतर्गत ही, संविधानिक अंतर्गत ही आती है, संविधान के अंतर्गत ही आती है, भले भले बहुत सारी कॉलोनियाँ बन जाती है। उसी तरह भारत उस समय ब्रिटेन का एक औपनिवेश था या कॉलोनी था, इंग्लिश में कॉलोनी था। तो औपनिवेशिक काल में आते हैं तो 1870 में लॉर्ड मेयो आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक इसे कहा जाता था। लॉर्ड मेयो को क्या कहा जाता है, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक। और याद रखिएगा, आर्थिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। दूसरी बात, लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके टोटल आज के जितने सेगमेंट थे जिसको हमने आज आपको पूरा कंप्लीट करना था हमें, उसमें हमने कर दिया है। सबसे देखिए इम्पॉर्टेंट इसमें कौन सा पार्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ये वाला पार्ट है, इसे आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। किसी प्रकार की आपको समस्या हो तो कमेंट में बताइएगा। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा हमारे में कमी या हमारे इस वीडियो के द्वारा जो आपको दिया जा रहा है, लाइटिंग की प्रॉब्लम, साउंड की प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कमी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जिसमें हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे लगेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, जो BPSC ROAR की तैयारी कर रहे हैं, हम उपयोगिता उनकी बनाना चाह रहे हैं, इसलिए आपसे कह रहे हैं, उतना ही हमारे लिए भी प्रोत्साहन होगा कि हमारे द्वारा दिए गए किसी भी चीज़ से आपको लाभ हो रहा है, ठीक है।
तो नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQ के साथ हम आपसे मिलने का प्रयास करेंगे। तब तक आप अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहिए और RO की जो वैकेंसी आने वाली है उसको लेके आप एकदम पूरी तरह से लगे रहिए, क्योंकि मेरे अनुसार जो मैंने पुराने वीडियो में कहा था 426-28 के आसपास पोस्ट है, उससे ज़्यादा पोस्ट आने वाली है जहाँ तक मुझे पता चला है। लेकिन उसका आकलन करने का कोई मतलब नहीं है, चाहिए तो आपको एक ही पोस्ट, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी निरंतर रखिए, जल्द ही सफलता पाए हुए अभ्यर्थियों से आपको मिलाएंगे और आप उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से कैसे तैयारी करनी है, जो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन का काम करेगी। ठीक है, नए क्लास में नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसके MCQ के साथ। आप पूरी तैयारी से पढ़ के तैयार रहिएगा, कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।